मैट्रिक्स का सेकंड पार्ट हमने पहले इससे पहले जो पढ़ा था उसके आगे हम पढ़ेंगे। इसमें हम अवयवों के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला प्रकार होता है स्तंभ अवयव, कॉलम मैट्रिक्स। नाम से ही क्लियर, स्तंभ यानी केवल एक कॉलम है। इसमें n की संख्या केवल एक रहेगी। m कितने भी रह सकते हैं, लेकिन n की संख्या जो है वो एक रहेगी। ठीक, तो एक अवयव स्तंभ अवयव कहलाता है यदि उसमें केवल एक स्तंभ होते हैं। उदाहरण के लिए दिया गया a = 0√3-1 1/2। तो यहाँ पे हम कोई भी स्तंभ अवयव कब रहेगा, जब n = 1 रहे। जैसे m क्रॉस n हम लोग लिखते थे ना, इसमें जो n का मान हो वो हमेशा 1 हो। तो इसमें हम देखेंगे m हमारी होती थी पंक्तियों की संख्या, n स्तंभों की संख्या। ये m जो होता था वो आपका रो होता था और n कॉलम रहता था। तो इसमें हम देखेंगे a वाले में पंक्तियों की संख्या 4 है, 4 है, और स्तंभ की संख्या केवल 1 है। तो m क्रॉस 4 × 1, तो ये 1 आ रहा है, इसलिए ये आपका स्तंभ अवयव है। बस n का मान 1 आ रहा है तो स्तंभ अवयव होगा। इसका व्यापक रूप होता है a यानी हम अवयव को डिनोट कर रहे हैं इससे। a = aij बड़े ब्रैकेट में m क्रॉस, अब n ना लिखकर हम लोग यहाँ पे 1 लिख देंगे। ठीक, दूसरा होता है पंक्ति अवयव। दूसरा आपका पंक्ति अवयव होता है पंक्ति अवयव। एक अवयव पंक्ति अवयव कहलाता है यदि उसमें केवल एक पंक्ति होती है। जैसे वो था स्तंभ के लिए, ये पंक्ति के लिए। इसमें m जो होता है वो 1 रहेगा। n जो भी हो, लेकिन m हमेशा 1 होना चाहिए। ठीक, दिया भी है एग्जाम्पल के तौर पे b दिया गया है -1/2√5 2 3। ये आपका कॉलम, लेकिन रो केवल एक ही है। ठीक, 1 × 4 कोटि का एक पंक्ति अवयव है। इसका व्यापक रूप दिया गया है b ब्रैकेट में bij। चूँकि b लिया गया इसलिए bij लिखा गया है। a लिखा रहता तो aij, आप aij भी यहाँ पे लिख सकते हैं। और m का मान निश्चित है 1 होना चाहिए, और n कुछ भी रहे। ठीक, तो यहाँ पर पंक्ति अवयव हो गया। अगला आता है वर्ग अवयव। ये भी नाम से स्पष्ट हो रहा है, वर्ग अवयव, स्क्वायर मैट्रिक्स। एक अवयव जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर हो, यानी m = n हो। जब m = n हो, एक वर्ग अवयव कहलाता है। अतः एक m × n अवयव वर्ग अवयव कहलाता है यदि m = n। कंडीशन जब m और n बराबर हो तो वर्ग अवयव है। n का वर्ग अवयव कहते हैं। जैसे m × n, m = n ही है, या तो उसको m वर्ग अवयव कहें या n कोटि का वर्ग अवयव कहें, कोई भी एक कोटि का वर्ग अवयव कहते हैं। तो a ये एक दूसरा एक एग्जाम्पल दिया गया इसके ऊपर 3 - 1 0 3/2 3√2 1 4 3 -1। पहला रो, दूसरा रो, तीसरा रो, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम। तो इसका m × n जो है वो 3 × 3 है, तो इसको हम लोग a3 वर्ग अवयव कह सकते हैं, क्योंकि इसका a = aij 3 है। इसको 3 × 3 लिखिए या केवल 3 लिखिए। एक टिप्पणी दी गई है, यदि aij एक n कोटि का वर्ग अवयव है तो अवयवों a11 a12 a1 यानी जो ये होगा ये विकर्ण अवयव होगा। जो 1 से लेके और 6 तक है ये विकर्ण अवयव, मतलब विकर्ण अवयव है। अवयव नहीं, विकर्ण अवयव है, यानी इसको विकर्ण कहते हैं, मुख्य विकर्ण कहते हैं इसको। इसमें जो अवयव होते हैं वो मुख्य विकर्ण के अवयव कहलाते हैं। ठीक, नहीं दिया है।
विकर्ण अवयव अब आया। विकर्ण अवयव ये चौथा भाग है उसका। एक वर्ग अवयव बी इक्वल टू बी आई से एम क्रॉस एन विकर्ण अवयव कहलाता है यदि विकर्ण के अतिरिक्त इसके अन्य सभी अवयव शून्य होते हैं। जैसे इसको मैंने बताया था कि ये मुख्य विकर्ण है, तो इसके अलावा बाकी सब इसको छोड़ दिया जाए और बाकी सब ये जो है शून्य होने चाहिए। इसके अलावा अगर सब शून्य है तो ये विकर्ण अवयव है। तो इसका कंडीशन बनता है बी आई जे इक्वल टू जीरो। कब? जब आई इक्वल टू नॉट जे। जब आई जे के बराबर ना हो तो जो बी आई जे का मान हो शून्य हो। आई क्या होता है पहले भी हमने बताया, अभी बता दे रहे हैं। आई जो है वो नंबर ऑफ रो, यानी किस नंबर का रो है, और जे जो है वो किस नंबर का कॉलम है, यानी पहला रो है दूसरा रो है कि पहला कॉलम कि दूसरा कॉलम है। तो मान लीजिए कैसे हम प्रूव करेंगे कि आई इक्वल टू नॉट जीरो पे बी आई जे का मान जीरो आना चाहिए, तभी ये विकर्ण अवयव होगा। तो जैसे हम इस नंबर को लेते हैं तो ये क्या है, दूसरा रो है, तो बी टू वन, बी टू वन का मान जीरो है, तब यहाँ पे आई का मान टू है और जे का मान वन है, जो कि बराबर नहीं है। यानी आई इज नॉट इक्वल टू जे के जगह पर जो बी आई जे का मान अगर शून्य आ रहा है तो वह एक विकर्ण अवयव होगा। अगला आता है अदिश अवयव। एक विकर्ण अवयव अदिश अवयव कहलाता है यदि इसके विकर्ण के अवयव समान होते हैं, अर्थात एक वर्ग अवयव बी इक्वल टू बी आई जे एन क्रॉस एन अदिश अवयव कहलाता है यदि बी आई जे इक्वल टू जीरो और बी आई जे इक्वल टू के, जब आई इक्वल टू, जैसे जो पहले हमने पढ़ा था विकर्ण अवयव अदिश अवयव, वो सब वर्ग अवयव के ही एक भेद हैं। ये भी एक वर्ग अवयव पे ही अलाउ हुआ, क्योंकि जो मुख्य विकर्ण होता है हमेशा वर्ग अवयव पे ही बनता है। अगर वर्ग अवयव नहीं रहेगा तो मुख्य विकर्ण नहीं मिलेगा। ठीक, तो अदिश अवयव क्या होता है? अदिश अवयव मुख्य विकर्ण के प्रत्येक जो मान होता है, अवयव होते हैं, वो बराबर होते हैं। यानी अगर ए वन वन है तो इक्वल टू ए टू टू हो, इक्वल टू ए थ्री थ्री हो, इक्वल टू ए फोर फोर, जहाँ तक चला जाए। ठीक, तो अगर मान बराबर है तो ये एक अदिश अवयव है। ठीक, जैसे अब मान लीजिए कि अब कंडीशन इसका दिया है, कब अदिश अवयव होगा? जब बी आई जे इक्वल टू जीरो होगा। कब? जब आई इक्वल टू नॉट जीरो। तो ये तो पुराना वाला कंडीशन है। ठीक, विकर्ण अवयव का भी यही कंडीशन था। और बी आई जे इक्वल टू के हो जब आई इक्वल टू जे हो, यानी जब आई का मान और जे का मान बराबर हो, यानी वहीं जो कंडीशन कब अप्लाई होती है, जब ये विकर्ण जो मुख्य विकर्ण होता है तब आई इक्वल टू जे के बराबर होता है। तो उस समय जो मान हो कोई कांस्टेंट हो, के यानी कांस्टेंट मान हो। कांस्टेंट मान जैसे रूट थ्री इसमें है, इसमें माइनस वन कांस्टेंट मान है, तो ये अदिश अवयव कहलाता है। अब आता है तत्समक अवयव, यानी इसका बहुत इम्पोर्टेंस होता है। इम्पोर्टेंस तो सबका, लेकिन सबसे अधिक इम्पोर्टेंस इसी का है। तत्समक अवयव एक वर्ग अवयव जिसके विकर्ण के सभी अवयव वन होते हैं तथा शेष अन्य सभी अवयव शून्य। ये भी आपका अदिश अवयव का ही एक भाग है। इसमें जो मुख्य विकर्ण होंगे, यानी आई इक्वल टू जे पे जो मान आएगा वो केवल एक रहेगा, एक के अलावा कुछ नहीं रहेगा। जैसे इसमें दिया है एग्जाम्पल में एक है, यहाँ पे ये भी एक है, एक दिया है, ये एक है ही। तो यानी जो मुख्य विकर्ण समान तो हो, यानी वन 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 तीनों हो, लेकिन इसका मान जो है केवल वन रहे। अब टू 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 रहेगा तो नहीं होगा, टू 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 रहे तो वो पीछे वाले चला जाएगा अदिश अवयव में। जबकि तत्समक में मान वन फिक्स है, यानी उसमें जो हम लोग के मानते थे वो के ना होकर वन हो जाएगा। तो एक तत्समक अवयव है जब यदि ए आई जे इक्वल टू वन जब आई इक्वल टू जे हो, और ए आई जे इक्वल टू जीरो जब आई इक्वल टू नॉट जे है। इसको हम लोग आई एन द्वारा प्रदर्शित करते हैं।
इसका मान जो होता है वो हमेशा 1 होता है, ये हम बाद में पढ़ेंगे। इसका नहीं होता, जब तत्समक या अवयव है वो तत्समक और सारणी में चला जाएगा। ध्यान दीजिए कि यदि k इक्वल टू 1 हो तो एक अदिश अवयव तत्समक अवयव है। कहने का मतलब वही है कि अगर जो हमने अदिश अवयव में k पढ़ा था कि i इक्वल टू j जो है उसका मान k के बराबर कि कांस्टेंट हो एक, तो उसमें अगर कांस्टेंट केवल 1 हो तो वो तत्समक अवयव है। तो अब समझने के लिए कहेंगे कि जो हमारा अदिश अवयव है, अदिश अवयव उसका एक तरह से भाग का ये तत्समक अवयव है, क्योंकि अदिश अवयव में जो नंबर k था वो 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 भी हो सकता है, लेकिन तत्समक अवयव में केवल 1 ही रहना चाहिए। शून्य अवयव, एक अवयव शून्य अवयव कहलाता है, अधिक अवयव कहलाता है यदि सभी अवयव शून्य हो। अगर प्रत्येक अवयव शून्य है तो शून्य अवयव है। अवयव को ओ द्वारा निरूपित करते हैं। अब हम प्रश्नावली 3.1 पे आ गए। ठीक, इसका पहला क्वेश्चन है अवयव ए का मान दिया गया है, के लिए ज्ञात कीजिए अवयव की कोटि। कोटि हमने ज्ञात करना पहले देखा था, तो मान लीजिए हमें कोटि ही ज्ञात करनी है, पहला क्वेश्चन है। तो पहले हम रो गिनेंगे 1 2 3, फिर कॉलम 1 2 3 4। तो हम m क्रॉस n लिखते हैं। m का मान हमारा यहाँ पे m इक्वल टू 3 है और n इक्वल टू 4 है। तो m क्रॉस n इक्वल टू 3 क्रॉस 4। कोटि हमारी मिल गई 3 क्रॉस 4। ठीक, अब दूसरा है अवयवों की संख्या ज्ञात करनी है। दूसरा हमारा अवयवों की संख्या ज्ञात करनी है, तो गुणा करा दें हम लोग m और n का, 4 3 12। ये एक आंसर हो गया, ये एक आंसर था ही। अब रह गया कि हमें अवयव A13 A21 A33 A24 ज्ञात करना है। A13 ज्ञात करना है, तो हम नंबरिंग पढ़े कर ले 1 2 3। ठीक, और ऊपर नंबरिंग कर ले 1 2 3 4। तो पहला 1 i का मान 1 है। ठीक, और आपका जो है i का मान 1 है ये, और j का मान 3 है, तो ये आ गया 19। तो A13 का मान आ गया 19। फिर यहाँ पे i का मान 2 है, यानी दूसरा रो, और j का मान 1 है, तो पहला कॉलम, तो 35 हो गया। ठीक, तीसरा आ गया आप A33, तो पहला आपका जो रो होगा वो तीसरा रो है, यानी तीसरा पंक्ति है, तो तीसरी पंक्ति ये पूरी है। और तीसरा स्तंभ, ये तीसरा स्तंभ है, तो -5। ऐसे ही आप ये दोनों भी निकाल लेंगे। यानी जो पहला i है, i का मान यहाँ से आप देख लेंगे। पहला जैसे दिया था कि 1, तो पहली पंक्ति में, पहली पंक्ति में कौन सा, तो j दिया है 3, तीसरा स्तंभ, तो तीसरा स्तंभ ये है, पहली पंक्ति है, तो इसमें 90 कॉमन है ना, तो 19। तो पहला का मान हो जाएगा, इस a का मान हो जाएगा 19। ठीक, इस A21 का मान हो जाएगा 35। ऐसे ही हम बाकी ये 3 का निकाल लेंगे। ठीक, पहला क्वेश्चन सॉल्व। दूसरा क्वेश्चन दिया है कि अवयव, यदि किसी अवयव में 24 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियाँ क्या हैं। अवयव की संख्या 24 हो गई है, हमें कोटि निकालनी, क्या क्या कोटि हो सकती हैं। तो पहला तो 1 क्रॉस 24 हो जाएगा, एक पंक्ति, यानी पंक्ति की संख्या 1 हो और स्तंभ की संख्या 24 हो। दूसरा ये भी कंडीशन हो सकता है कि पंक्ति की संख्या 24 हो, स्तंभ की संख्या 1 हो। तीसरा हो सकता है कि पंक्ति की संख्या
दो हो स्तंभ की संख्या 12 हो। चौथा 12 स्तंभ 2 पंक्ति। फिर हो सकता है कंडीशन कि 3 स्तंभ 8 पंक्ति, 8 स्तंभ, सॉरी 3 पंक्ति 8 स्तंभ, 8 स्तंभ 3 पंक्ति। फिर कोई हो सकता है तो 4 पंक्ति 6 स्तंभ, 6 स्तंभ 4 पंक्ति। अब और भी कुछ बन सकता है तो अब नहीं बन सकता, बस इतना ही होगा। तो ये आपका आंसर हो गया। फिर एक और क्वेश्चन इसी में दिया है कि यदि इसमें 13 अवयव हो तो कोटियाँ क्या होंगी। तो अगर यहीं 13 अवयव हो तो अगर हमें कोटि ज्ञात करनी हो तो 13 का केवल या तो एक पंक्ति हो 13 स्तंभ हो, या 13 पंक्ति हो 1 स्तंभ हो, बस यही 2 निकलेगा। अगला क्वेश्चन सेम वैसे ही है, दिया है यदि किसी अवयव में 18 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियाँ क्या हैं। यदि इसमें 5 अवयव हो तो क्या होंगी। सेम वैसे ही क्वेश्चन दिया है, ये हो जाएगा सॉल्व। 1 2 का 2 अवयव ए आई जे की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त हैं। ये कंडीशन दिया हुआ है और हमें 2 का 2 अवयव ज्ञात करना है। चलिए ज्ञात किया जाए। पहला क्वेश्चन अगर हम उठाते हैं तो ए आई जे का तो मान यहाँ पर हम देख ही रहे हैं। ठीक, तो क्या क्या हो सकता है वो 2 का 2 अवयव A11 A12 A21 A22 नहीं हो सकता है। तो हमें मालूम चल गया, या तो हमें पहला A11 निकालना है, A12 निकालना है, A21 A22 निकालना है। ठीक, तो हम निकालेंगे। पहले हम A11 निकाल लें। तो A11 इक्वल टू, कंडीशन है जब हमने आई की जगह पर 1 रखा तो यहाँ पे 1 रखते हैं, जे के जगह पे हमने यहाँ पे 1 रखा, इसमें 1 है जे के जगह पे तो यहाँ पे फिर 1 रखते हैं, +1 का होल स्क्वायर अपॉन 2। तो 1 + 1 का होल स्क्वायर 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2। तो ये 2 से स्क्वायर कट गया। तो A11 हमें मालूम चल गया, A11 इक्वल टू 2। A11 2 आ गया। ठीक, A11 जब 2 आ गया तब हमें अब निकालना है A12 निकालना है हमें। अब हम A12 निकालें, A12 तो फिर हम आई के जगह पे 1 रखें और जे के जगह पे 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2, 3 का होल स्क्वायर 9/2। ठीक, ऐसे ही हम A21 निकालेंगे तो 9/2 आएगा, और A22 निकालेंगे 4 का होल स्क्वायर 16 तो 8 आ गया। तो हमें निकल गया सब मान। अब हम यहाँ अगर पुटअप करते मान, चलिए मान पुटअप कर देते हैं। तो A11 का मान जो है वो आया है हमारा 2। ओके, प्रॉब्लम है वहाँ, कुछ इरेज कर लिया जाए। A11 का माना गया है 2, फिर 9/2 9/2 और यहाँ पे 8। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक, एक दूसरा क्वेश्चन फिर हम लोग देख ले रहे हैं। AIJ इक्वल टू I/J पे। ठीक, कंडीशन दिया है AIJ इक्वल टू I/J। वहीं हमें A11 A12 क्या क्या निकालना है, हमें निकालना है A11 A12 A21 A22। ठीक, यहीं हमें निकालना है, हम निकालेंगे। पहले हम A11 निकालते हैं,
तो 1/1 इक्वल टू 1, A22 निकालते हैं तो A12 निकालते हैं तो 1/2 आ गया। ऐसे ही A22 का A21 का 2 हो गया और A22 का 1 हो गया। अभी क्या मिला हमें 1, 1/2, 2, 1। हमें ये एक अवयव मिल गया। ये हमारा आंसर है। अगर आप कर लेंगे नहीं समझ में आएगा बताइएगा, दोबारा समझाया जाएगा। एक 3x4 अवयव की रचना कीजिए जिसमें अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्राप्त होते हैं। सेम वही क्वेश्चन है, अवयव का ये नंबर दे दिया गया है और वही कंडीशन अप्लाई करके 3x4 का अवयव बनाएंगे। यानी 3 जो है आपकी पंक्ति होंगी और 4 स्तंभ होंगे। ठीक, तो इसमें A1 से लेके A4 4 तक जाएगा, नहीं A3 4 तक जाएगा क्योंकि ये 3 ही ना है, ये एक वर्ग अवयव नहीं है। अब आया अगले टाइप का क्वेश्चन, XYZ का मान ज्ञात करिए। समीकरण दिया गया है, चूँकि समीकरण बराबर है, NCERT कुछ कम ही दिया गया रहता है। तो जब दो अवयव बराबर हों तो उनके संगत पद भी अवयव भी बराबर होते हैं। तो संगत अवयव यानी A11 जो होता है वो दूसरे अवयव का B मान लीजिए तो B11 के बराबर होता है। तो 4 = y, Z = 3 और x = 5 होगा। ये हमारा आंसर। ऐसे ही अगर हम ये क्वेश्चन लें, x + y + z = 9 दिया है, x + y + z का मान 9 दे दिया, x + z का मान 5 और y + z का मान 7। इससे हमें 1, 2, 3 इक्वेशन मिल गए। अगर हम तीनों इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे तो x, y, z का मान हमारा निकल जाएगा। हम यहाँ पे = कर देंगे तो ये इक्वेशन बनता चला जाएगा। ठीक, अगर ना समझ में आए तो फिर पूछ लीजिएगा। ऐसे ही इसमें है तो x + y = 6 इक्वेशन बनता चला जाएगा। 3 इक्वेशन बनेगा, तीनों इक्वेशन सॉल्व कर दीजिएगा, समझ में आना चाहिए। अब इतने भी छोटे नहीं हैं। अगला क्वेश्चन सेम है, देखिए यहाँ पे a - b = -1, 2a + c = 5, 2a - b = 0, 3c + d = 13। ठीक, तो माइनस हमें a - b मालूम है, इससे और इसको हम लोग तुलना कर दें, घटा दिया जाए, कैंसिल, a = 1 मिल गया, -1। ठीक, a = -1 निकल गया। a = -1 यहाँ पर हम पुटअप करेंगे तो c का मान क्या आएगा, c का मान 3 आ जाएगा। c का मान 3 यहाँ रखेंगे, a = -1 यहाँ भी अगर रखते हैं हम तो a = -1 रखेंगे तो -1 इस साइड जाएगा +1, b = 0 आ जाएगा, b = 0 आ जाएगा। ठीक, और अगर हम c का मान यहाँ रखते हैं 3 × 9 और तो d का मान 13 - 9 4 हो जाएगा। तो ये हमारा मान आ गया। a का मान -1, b का मान 0, c का मान 3, d का मान 4। आठवां क्वेश्चन दिया है a = AJ m × n एक वर्ग अवयव है। यदि वर्ग अवयव का कंडीशन m = n, सी नंबर राइट है। पूछ रहा है x, y के किन मानों के लिए अवयव के निम्नलिखित युग्म समान है। यानी ये = कब होंगे, जबकि संगत a11 = b11 हो, यानी जो aij जो है वो bij के बराबर हो। तो हम यहाँ पे देखें 3x
+7 इक्वल टू 0 है। तो x का मान यहाँ से क्या आएगा -7/3। और अगर हम यहीं वाला ये इक्वेशन देखें 2 - 3x इक्वल टू 4, तो यहाँ से x क्या आएगा 4 - 2 -2/3। तो x के दो मान आ रहे हैं जो कि कभी संभव नहीं है, यानी एक ही क्वेश्चन में एक ही क्वेश्चन में x का दो मान नहीं आ सकता। तो यहाँ पे हम बी वाला ऑप्शन ज्ञात करना संभव नहीं है, ये हम टिक कर देंगे। ठीक, 10वां और अंतिम क्वेश्चन है इसका। वीडियो भी लंबी हो चुकी है। दिया है 3×3 कोटि के ऐसे अवयवों की कुल कितनी संख्या होगी। अवयवों की कुल कितनी संख्या होगी जिनके प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 है। प्रविष्टियों की संख्या 0 हो या 1 हो। प्रविष्टियों की संख्या कितनी हो गई, 2 हो गई ना। एक 0 है और एक 1 है, यानी 2 प्रविष्टियाँ हम भर सकते हैं। कहाँ कहाँ भर सकते हैं, तो कोटि जो है हमारी 3×3 है, तो अवयवों की संख्या कितनी हो जाएगी 9 हो जाएगी। तो हम 9 स्थानों पे 2 प्रविष्टियाँ भर सकते हैं। तो 9 स्थानों पर 2 प्रविष्टियाँ भरना यानी 2×2×2×2 9 बार। अब हम इसको सीधा सीधा लिख सकते हैं 2⁹ 9। ठीक, तो ये कितना आ जाएगा 512 आना चाहिए। तो 512 में हम यहाँ पे देखें डी ऑप्शन सही है। क्योंकि जितनी बार प्रविष्टियाँ जितनी जगह भरनी होती है, कौन सा भरना होता है, 2 नंबर में आप कोई भी भर सकते हैं। तो हम 2 नंबर प्रविष्टियों की संख्या। देखिए एक क्वेश्चन का मतलब कई लोग नहीं समझ सकते हैं, तो हम समझाते हैं कि मतलब क्या कहना चाहता है। जैसे यहाँ पे दिया है अभी हुआ यहाँ पे 0 1 0 0 1। थोड़ा इसको क्लीन कर दिया जाए। समझ में आएगा। जैसे एक अभी दिया है 3×3 का था, तो यहाँ पे 1 0 0 0 0 0 0 0 0 ये एक प्रकार हो गया। एक यहीं पे ये हो गया 0 1 0 0 0 0 0 0 0। तो इस प्रकार हम खाली 0 1 इसमें भरना है, कहीं भी 0 हो कहीं भी 1 हो। जैसे यहीं है अभी यहीं 1 है, तो यहाँ पे फिर एक 1 कर दिए, फिर 0 0 0 0। ये भी एक अवयव हो गया, इसमें भी 0 और 1 ही अवयव है। यानी 0 और 1 ही अवयव हो और कोई अवयव ना हो, ऐसी कितनी सारणी बन सकती है। और यहाँ पे 0 हो गया, ये 1 हो गया, यहाँ पे 0 हो गया, फिर यहाँ पे एक 1 0 0 0 0, तो ये भी हो गया एक। ऐसे ही 1 और 0 का बस प्लेस चेंज कर करके, भला ही कितना भी 1 हो कितना भी 0 यूज हो, तो हम लोग कर सकते हैं। तो इसी का हमने आंसर निकाला था 512 ऐसे बन सकते हैं। इसका निकालने के लिए प्रविष्टि की संख्या एक है, एक 0, यानी 2 प्रविष्टियाँ हैं। और स्थान कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 स्थान पे 2 प्रविष्टियों को भरना है, तो 9 बार 2 का गुणा करा देंगे। हमारा मान 512 आया था। ठीक, धन्यवाद देखने के लिए, अपना बहुमूल्य समय आपने हमें दिया। वैसे आपने पढ़ाई के लिए दिया।